कुछ अजीब सपने, एक शख्स और उसके प्रति समीक्षा का गहरा लगाव। वह उसे जानना चाहती थी, बस यही एक कोशिश उसे ले गई एक ऐसी राह पर जहां से उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। आकाश क्या केवल एक ड्रीम बॉय है, या उसके विकृत दिमाग और मन की कल्पना, या इसके अलावा भी कोई संभावना है? क्यों उसे जानने की कोशिश के बाद से ही समीक्षा बुरे सपनों और स्लिप पैरालिसिस से जूझने लगी। क्या ये सब किसी मानसिक बीमारी के लक्षण थे, या ये उसकी नियति थी? एक वास्तविकता जो अमूर्त होकर भी उसके यथार्थ पर हावी होने लगी थी। एक ढलता दिन और बारिश के पानी से तर एक लहराती पहाड़ी सड़क, देवदार की पत्तियों पर अटकी बूंदें, झाड़ते सर झोंके, बादलों के आते जाते गुबार और पहाड़ की सतह पर उगी काई की ठंडी महक। फुटपाथ पर खड़ी इस काले रंग की एम्बेसडर कार की छत पर उंगलियां टकटकाते हुए आकाश ने चुपचाप सुधा को ताका और फिर एक लंबी भारी सांस खींचते हुए दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए। सुधा जस की तस है, अभी भी सैकड़ों फीट गहरी खाई को ही तके जा रही है। इस तरफ देख नहीं रही, हिल तक नहीं रही, एक नाराज मगर बेहद खूबसूरत मूरत सी। मुस्कुराते हुए आकाश ने अपने बालों पर हाथ घुमाया। बहुत जिद्दी है। उसके पास जाकर वह खुद से कुछ 8 इंच कम इस लड़की के चेहरे के ठीक सामने अपना चेहरा लाया। और तुमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी 2-3 बार ही पकड़ा है। वह मुस्काया, मैं चला तो लेती हूँ। एक बात बोलकर उसने यूं मुंह फेर लिया मानो अब जिंदगी भर बात नहीं करेगी। उसे मुंह फेरना ही पड़ा, वरना आकाश के चेहरे पर देखते ही उसका ये बनावटी गुस्सा बोल जाएगा। जाने क्या बात है उसके फरिश्ते से चेहरे में, उन काली आंखों में। आकाश फिर मुस्कुरा कर रह गया, सीधे होकर अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए बनावटी संजीदगी के साथ। जानता हूँ घर के सामने उस सीधी सड़क पर चला लेती हो तुम और बैक करते हुए या तो पार्क में घुस जाती हो या पड़ोसी के गेट के अंदर। अपनी हंसी छुपाने के लिए एक हाथ की उंगलियां उसने होठों पर रख ली। उस सीधी सड़क पर तुमसे गाड़ी नहीं संभलती, यहाँ की पहाड़ी सड़क पर क्या करोगी? उसने जोर दिया। वह 10 दिन पहले की बात है। उसने एक बार आकाश के चेहरे पर देखा, और ये सड़क तो बिल्कुल खाली है। सिर्फ 5 किलोमीटर ही तो और जाना है हमें। चलाने दो ना, फिर आप भी तो हैं मेरे साथ, प्लीज। सुधा, अंधेरा होने लगा है और सड़क गीली है। जिस तरह तुम ब्रेक लगाती हो, गाड़ी स्लिप कर सकती है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, आपको मेरी कसम। अब सुधा ने अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ा और बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई आंखों से आकाश को ताकने लगी। आकाश ने एक तरफ देखते हुए गहरी सांस छोड़ दी। जब से ये बहस शुरू हुई थी, तभी से जानता था कि वही हारेगा, और वही हारा भी। उसने बेमन से चाबी सुधा के हाथ में दी और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। सुधा ने जाकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और चोर नजरों से आकाश की ओर देखा। आकाश के सीट बेल्ट लगाने के तरीके से ही जाहिर है कि वह नाराज है, लेकिन सुधा उसे मना लेगी। उसे मनाना मुश्किल नहीं होता, वह जानती है। उसने मुस्कुराहट जारी रखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ कदम की दूरी तय करते ही सुधा के चेहरे से वह हल्की फुल्की घबराहट भी खत्म हो गई जो आकाश की फिक्र के चलते थी। अब उसे गाड़ी चलाने में मजा आने लगा है। खूबसूरत मौसम और एक खूबसूरत रास्ता और आकाश का साथ। वह तो जिंदगी भर इस गाड़ी को चला सकती है। एक गहरे मोड़ पर जैसे ही सुधा ने गाड़ी घुमाई, आकाश की सांसें थम गई और छूटी तब जब वह सकुशल पार हो गया। सड़क दूर तक खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी जितनी बार सुधा सड़क के मोड़ पर गाड़ी घुमा रही है, आकाश घबरा सा जाता है। वह अपनी सीट से थोड़ा आगे आ जाता है और उसके सधे हुए हाथ खुद ही स्टीयरिंग के पास चले जाते हैं। गाड़ी मुझे चलाने दो प्लीज, भौहें सिकोड़ते हुए उसने सुधा से फिर कहा। आप मुझे डरा रहे हैं। आकाश वापस अपनी सीट पर टिक गया। तो जरा आराम से चलाओ ना, और मुझे घूरने के बजाय अपनी नजरें सड़क पर ही रखो। खिड़की पर कोहनी टिकाए बैठे आकाश की तर्जनी लगातार अंगूठे के पोर को मसल रही है। वह जताना नहीं चाहता कि कितना डरा है, घबराया है। गाड़ी पर सुधा का हाथ साफ नहीं है।
काश कि मैं आज उसकी जिद ना मानता। वह बुदबुदाया। स्पीडोमीटर की सुई 35 से 40 के बीच ही तैर रही है। सुधा ने आधे से ज्यादा रास्ता आराम से तय कर लिया और उधर आकाश बस यही अंदाजा लगा रहा है कि अब और कितने मोड़ बाकी है। होटल पहाड़ की लगभग चोटी पर है और गाड़ी जितना फासला तय करती जा रही है, उसके साथ दूसरी तरफ खाई की गहराई बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक गहरे मोड़ पर आकाश खाई की तरफ देख रहा था कि अचानक हॉर्न की तेज आवाज के साथ किसी ट्रक की हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। सुधा, वह चिल्लाया। स्टीयरिंग पर अनायास ही चले गए उसके हाथों ने गाड़ी को बाईं ओर से आ रहे ट्रक से बचाने के लिए दाईं तरफ घुमा दिया। सुधा के पैर ब्रेक पर पूरी तरह दब गए, लेकिन गाड़ी फिर भी गीली सड़क पर फिसलती हुई खाई के किनारे पर झूलने लगी। आकाश और सुधा ने डर से कांपते चेहरों से एक दूसरे को देखा और जब तक उनका दिमाग कुछ समझ पाता, गाड़ी पूरी तेजी से खाई पर फिसलती चली गई। आकाश, सुधा की चीख उसके होठों तक आते ही छिछक कर समीक्षा की आंखें अपने बिस्तर पर खुली। उसकी सांसें धौंकनी सी चल रही हैं। आंखों के सामने सफेद छत पर लटकता पंखा है, बिल्कुल स्थिर। उसने 2 बार पलकें झपकाई। खुद को अपने बिस्तर पर महसूस करते ही उसने गर्दन घुमाकर दीवार घड़ी देखी जो रात के 2:30 बजा रही है। एक भारी सांस के साथ उसने कोहनी के बल उठकर मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और घूंट भरकर फिर उसी तरह सो गई। अगली दोपहर 3 बजे ओल्ड स्कॉलर्स रोड के किनारे देवदार के हरे पेड़ों से घिरा आर्मी स्कूल फरवरी अंत की रिमझिम में भीग रहा है। सर्दियों मसूरी की सर्द पहाड़ियों से विदा लेने को है। 17 साल की समीक्षा मिसेज नायर के अंधेरे लैब में बैठी अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों से मोमबत्ती की लौ को एकटक देख रही है। उसने 2 गहरी सांसें और लीं। वह सब्र छोड़ना नहीं चाहती। पिछले 25 मिनट से मिसेज नायर उसे सम्मोहित करने की कोशिश में है, जिसके लिए समीक्षा से ज्यादा उतावली वह खुद लग रही है। बमुश्किल ही कोई बच्चा इनका सब्जेक्ट बनने को तैयार होता है। समीक्षा को भी नेहा मनाकर यहाँ लाई, वरना वह तो यहाँ आने को राजी ही ना थी, लेकिन अब उसे भी लग रहा है कि वह बेकार ही उसकी बातों में आ गई। उसके चेहरे पर आते जाते भाव और अंधेरे कोने में बैठी नेहा की तरफ शिकायती नजरों से देखना जाहिर कर रहा है कि वह मिसेज नायर की इन कोशिशों से थक चुकी है, ऊब चुकी है। लेकिन टीचर ने अब तक हिम्मत नहीं हारी। नाक पर मोटे से लेंस का चश्मा चढ़ाए पूरी तन्मयता से वह अपनी रटी हुई पंक्तियां बोले जा रही हैं। उनका स्वर हर पंक्ति पर उठता जा रहा है। एक बार समीक्षा की आंखें मोमबत्ती की लौ से हटकर मिसेज नायर के चेहरे पर गईं। बेहद कोमल आवाज में 4 कठोर लफ्ज उसके होठों से जैसे खुद निकल गए। इट्स शिट थिंग। उसने मोमबत्ती की लौ पर फूंक मार दी। लौ से धुआं उठते ही मिसेज नायर का ध्यान टूटा। क्या हुआ? उनका मुंह खुला है। मैम, आप ये सब रहने दीजिए। थोड़ा झिझकते हुए वह कुर्सी से उठी, अपना बैग दाएं कंधे पर लेते हुए। आप कुछ बता सकती हैं तो बस इतना बता दीजिए कि क्या ऐसे सपने सामान्य हैं? मिसेज नायर ने किसी अज्ञात भय के साथ पुतलियां फैला ली। आई डोंट थिंक सो। बचपन से तुम लगातार एक ही सपना देख रही हो, ये सामान्य कैसे हो सकता है? आई करेक्ट, समीक्षा ने टोका। सिर्फ एक ही सपना नहीं देखती, एक ही इंसान का सपना देखती हूँ। समीक्षा ने लफ्जों को तोड़ तोड़ कर कहा। स्टिल, दोनों हाथ समीक्षा के चेहरे के आसपास घुमाते हुए काफी गहरी आवाज में, जरूर कोई राज है इसके पीछे। समीक्षा ने अटपटे से उसे देखते हुए गर्दन पीछे की। अगर तुम हिप्नोटाइज हो जाती तो वह राज मैं तुम्हें बता सकती थी। फिर वही जवाब, इन्हें तो किसी सर्कस का जादूगर होना चाहिए। समीक्षा ने नेहा की ओर एक बार देखा। नहीं, आप रहने ही दीजिए। थैंक्स मैम। कंधे पर बैग के फीते को ठीक करती वह लैब के दरवाजे की ओर बढ़ गई। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। पीछे से मिसेज नायर चिल्लाईं। समीक्षा जानती है कि जिसे अपनी समस्या बता रही है उसे समझ नहीं आएगी। हॉस्टल में कोई नहीं समझा, नेहा नहीं समझ सकी, यहाँ तक कि वह खुद नहीं समझ पाई आज तक। सोच में तेज तेज उठ रहे उसके कदम बरामदे की सीमा तक आते ही रुक गए। बारिश ने थोड़ी तेजी पकड़ ली है। उसने अपने आसपास नजरें घुमाईं। इस समय या तो स्टाफ रूम में 2-4 अध्यापक हैं, या मैदान में भीगते हुए फुटबॉल खेल रहे कुछ सरफिरे लड़के। ठंडे हाथ ब्लेजर की जेबों में डाले, एक गेरुए खंबे से टिक कर समीक्षा बारिश के मूल का अंदाजा लगाने लगी।
शायद रुके। दिन के नालीदार छज्जे से टपकती बूंदों के बीच उसने अपना एक हाथ बढ़ाया। बचपन की तरह बारिश देखकर आज भी उसके अंतर में गुदगुदी सी हो उठती है। कुछ देर पहले उसकी नजरें जो नाराज सी थीं, अब नर्म हो गई हैं। ये बादल, धुंध, बारिश की छनछनाहट, भीगती सड़कें और झूमते पेड़ अक्सर उसे किसी के बेहद करीब कर देते हैं। लगता है जैसे उसका कोई अपना अनजाने ही उसके बहुत करीब से गुजर गया हो। उसका खाली सा मन किसी की कमी के एहसास से भर जाता है और वह खुद से ही सवाल करने लगती है कि क्या है जो कम है इस खूबसूरत माहौल में। कौन है जो उसकी पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, पूरे मौसम में घुला सा है, लेकिन बस सामने ही नहीं आता। तू यहाँ खड़ी है। पीछे से नेहा ने आकर उसे चौंका दिया। हल्के भूरे रंग के ब्लंट कट बालों को ठीक करती नेहा उसके पीछे खड़ी है। समीक्षा की ही तरह 5 फीट 4 इंच लंबी और छरहरी। बस इसका रंग समीक्षा की तरह दूधिया ना होकर गेरुआ है। तू कहाँ रह गई थी? वॉशरूम। नेहा की नजरें एक बार फिर विद्यालय की इमारत पर गईं। बहुत मिस करने वाली हूँ इस जगह को, नेहा ने आह सी भरी। समीक्षा ने आंखें घुमाई और कदम बरामदे से बाहर रख दिया। बारिश में ही जाएगी क्या? नेहा ने चिल्लाकर पूछा। तेरी नायर के पास ना गए होते तो थोड़ा पहले निकल सकते थे। समीक्षा आगे चल दी और नेहा उसके पीछे। थोड़ा धीरे चलना। बार बार चेहरे से बालों को हटाती हुई नेहा उसके पीछे पीछे स्कूल के गेट तक आ गई। वैसे नायर ने कोशिश तो की ही थी, अब तुझे हिप्नोटाइज करना भी तो मुश्किल है ना। अब ये भी मेरी ही गलती है, राइट? समीक्षा को जैसे चुटकुला सुना दिया उसने। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे तेरी मिसेज नायर के पास नहीं जाना। पूरे स्कूल में कोई गंभीरता से लेता है उसे। सोय को पढ़ाते पढ़ाते वह खुद साइको हो गई है। और अगर तू भी उसके जैसी नहीं होना चाहती तो उसकी क्लास अटेंड करना छोड़ दे। एक ही सांस में काफी कुछ बक दिया उसने। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर दोनों बस का इंतजार करने लगी। समीक्षा इस आर्मी स्कूल से पहले मसूरी के नामचीन इंग्लिश मीडियम हॉस्टल में पढ़ रही थी और ये आर्मी स्कूल उसे कुछ खास पसंद नहीं था, खासतौर पर यहाँ के लड़के जो उसे ताकते हुए गुजरते हैं। समीक्षा की आंखें इनमें से किसी के चेहरे पर नहीं रुकती। बस को उसने हाथ दिया। सीट पर बैठते ही नेहा ने फिर कुछ सोचकर बात छेड़ी। समी, वो तेरी मदद कर रही थी। वो मेरी मदद नहीं कर रही थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी मुझ पर। लेकिन तेरी भी तो गलती है ना, तूने उसे आकाश और सुधा के बारे में ठीक से कुछ बताया ही नहीं। क्या बताती? समीक्षा ने उसे घूरा। सिर्फ 2-4 बातें सुनकर बौखला गई थी तेरी नायर। अगर बचपन की हिस्ट्री सुन लेती तो इस वक्त पागलखाने की एम्बुलेंस ले जा रही होती उसे। नेहा उसकी बात से सहमत है। वाकई ऐसा हो सकता था। वो तो कल्पना तक कर सकती है उस सफेद एम्बुलेंस की और अस्पताल की वर्दी पहने 2 वार्ड बॉय की जो उसकी चीखती चिल्लाती नायर मैम को जबरदस्ती खींचकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। बुरा ख्याल है। उसने सिर झटका और समीक्षा की ओर देखकर, चल छोड़ उसे, मुझे भी बताना कि कल रात क्या देखा था तूने। बस की खिड़की से बाहर च्विगम थूक कर, आकाश और सुधा का एक्सीडेंट। ओह नॉट अगेन। उसने बोरियत के तौर पर आंखें घुमाई। तो इस बार मर गए कि जिंदा है? वैसे मर ही गए हो तो अच्छा है। तेरे सपनों में तो आना बंद होगा उनका, चाहे कुछ हो। लेकिन समीक्षा नेहा से कुछ छुपा नहीं सकती। टीन एज में दोस्ती सघन होने में वक्त नहीं लेती। सिर्फ 2 साल पहले हुई इनकी दोस्ती भी इतनी गहरी हो गई है कि दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। जब तक एक दूसरे से बता ना दे तब तक इनकी जिंदगी में कुछ खटता ही नहीं। इसीलिए एक राज जो समीक्षा का परिवार तक नहीं जानता वो नेहा जानती है। तेरे ये सपने कितने लॉजिकल होते हैं ना। मेरे सपने तो मुझे याद तक नहीं रहते, और याद रहें भी तो कोई सिर पैर नहीं होता उनका। नेहा ने अपनी ही खिल्ली सी उड़ाई और फिर जल्द ही संजीदा भी हो गई। वैसे आज तू कुछ ज्यादा परेशान दिख रही है। समीक्षा का चेहरा झुक गया। क्या सोच रही है? मुझे भी तो बताना। आज तक तो इन सपनों को लेकर परेशान नहीं होती थी, क्योंकि पहली बार मेरा दिमाग मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ को इतने करीब से कैसे जानती हूँ। नेहा ने उसे तकते हुए आंखें बारीक कर ली। माना कि मैं उनके साथ होती थी, लेकिन उनके बेडरूम तक में कैसे? बस ने लाइब्रेरी रोड पर ब्रेक लगा दिए। बस में बैठे आधे लोगों की तरह समीक्षा और नेहा का स्टॉप भी यही है। यहाँ से उतरकर कुछ 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा घर पहुँचने के लिए। बारिश की बारीक बूंदों से बचने के लिए दोनों के चेहरे सड़क पर झुके हुए हैं।
हो सकता है कि तू बच्ची थी और वो दोनों बेडरूम में तेरा होना माइंड ना करते हों, नेहा ने कहा। लेकिन ऐसा तो किसी करीबी के साथ ही हो सकता है, फिर वह तेरी मम्मी को क्यों याद नहीं है? समीक्षा का झुका हुआ सिर ना में हिला। जिन्हें अपनी बेटी का जन्मदिन ही याद नहीं रहता, उन्हें लोग क्या याद रहेंगे? समीक्षा ने नजरें अपनी सीध में करके कुछ सोचा। वैसे भी पापा के हर ट्रांसफर के साथ हमारा घर और पड़ोस बदलता रहता था। आकाश का शरीर फौजियों जैसा है। नेहा की ओर देखकर, हो सकता है वह पापा के बटालियन के हों, जिनके साथ हम ज्यादा वक्त नहीं रहे। ओके, नेहा ने निचला होठ दांतों के बीच दबाए गंभीरता से सोचा। फिर भी एक बार खुलकर बात तो कर दोनों से, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। उससे क्या होगा? समीक्षा ने कंधे उचका लिए। वह समझ पाएंगे ये सब। कुछ बता भी दूं तो उन्हें बस एक और वजह मिल जाएगी आपस में झगड़ने के लिए। उसका सिर फिर झुक गया। तू उनकी बेटी है समी, उन्हें वक्त निकालना होगा तेरे लिए। वह तुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। अपने आप ही एक थकी सी मुस्कुराहट आकर लौट गई समीक्षा के झुके हुए चेहरे से। हाँ बिल्कुल, तू ये सब इसलिए कह रही है कि तुझे तेरे घर वालों ने 4 साल की उम्र में हॉस्टल नहीं फेंक दिया था। तेरी नींद, भूख, प्यास मेरी तरह घड़ी की सुइयों पर नहीं चली है। होश संभालने पर तेरे आसपास तेरे अपने थे, टीचर्स या हाउस मदर नहीं। लेकिन अब तो तू अपने परिवार के साथ है ना इडियट। तो क्या करूं? समीक्षा झल्ला उठी। कोई बुझती हुई आग जैसे अचानक ही भड़क गई। किसी दबे हुए तूफान ने फिर अपनी रवानी ले ली। मुझे नहीं महसूस होता कि मैं अपने घर में हूँ। सालों तक मैं उनके सामने रोती रही कि मुझे घर ले चलो, लेकिन किसी ने मेरी सुनी? अपनी तेज सांसों को संभालते हुए। और फिर जब उन्हें लगा कि अब मुझे भी परिवार की याद नहीं आती, तो ले आए जबरदस्ती यहाँ। समीक्षा की तेज आवाज ने आसपास से गुजर रहे लोगों का ध्यान खींच लिया। शर्मिंदगी ने उसे कुछ देर को चुप करा दिया। नेहा और वह कुछ दूर सिर झुकाए चुपचाप चलते रहे। मन थोड़ा हल्का होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चेहरे से बारिश के पानी को हाथों से पोंछकर, नेहा मुझे भी पता है कि वह लोग मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अपने घर आई हूँ, बल्कि ये लगता है कि उन्होंने मुझे गोद लिया है। हम सब कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन ये फासला इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता। बात कोई भी हो, लेकिन उनके सामने मुंह नहीं खुलता मेरा। मुझे वक्त चाहिए खुद को एडजस्ट करने के लिए। और रहे ये सपने ढीले से आत्मविश्वास के साथ, तो ये कोई समस्या नहीं है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये सपने आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। समीक्षा के कदम एक मकान के सामने आकर थोड़े धीमे हो गए। नेहा ने अपने घर का गेट खोला। बारिश की बूंदों को देखते हुए, थोड़ी देर मेरे यहाँ रुक जाती। क्या बात कर रही है यार तू भी? पापा आए हुए हैं। अभी पहुँचते ही उनकी गजलें सुननी पड़ेंगी। आज ममा भी बुटीक नहीं गई थी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ इस वक्त उन दोनों के बीच बहस चल रही होगी। ओके बाय, लेकिन हो सके तो उनसे एक बार बात जरूर करना अपने सपनों को लेकर। नेहा ने फिर एक तंग सी मुस्कुराहट के साथ निवेदन किया। समीक्षा ने उसकी तरफ से चेहरा फेरते हुए आंखें मीचकर बस एक गहरी सांस छोड़ दी।